हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना किया जाए, जो होगा अंजाम देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम 29 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की PDF के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, एक जरूरी काम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फेसबुक की लिंक आपको दिख रही है उस पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में बशर अल असद जो है ये किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, बशर अल असद जो है ये सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, सीरिया में 26 मई 2021 को चुनाव हुआ था अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद का। तो इसमें जो आपके बशर अल असद हैं इनको कुल 95.1% वोट मिले थे। और इनके जो है दो प्रतिद्वंदी थे इस चुनाव में। पहले का नाम था महमूद अहमद मारी, इनको 3.3% यानी कि 3.3%। और दूसरे थे आपके अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला, इनको 1.5% जो है वोट हासिल हुए थे। तो याद रखिएगा, सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद। नए क्या, ये चौथी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो देखिए, ये भारतीय अर्थशास्त्री आपके हैं अमर्त्य सेन। ये भारत का बहुत ही सबसे चर्चित नाम है, यानी कि भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में इनकी गिनती होती है। देखिए, इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है दिया गया था। तो भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को जो है 26 मई 2021 को ये पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम क्या है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। ठीक है। और ये जो है स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, इसको जरूर याद रखिएगा। और इनको यानी कि अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार क्यों दिया गया? देखिए, भूखमरी पर अमर्त्य सेन के अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थ नीतियों के ने अन्याय और असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। तो इसीलिए अमर्त्य सेन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? देखिए, आज के सेशन का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी पेपरों में आपको छपा हुआ मिलेगा। देखिए, भारत की जो पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी। देखिए, जो आपकी स्क्वाड्रन लीडर हैं आश्रिता वी ओलेटी, तो ये जो है भारतीय वायुसेना में इस भूमिका में यानी कि उड़ान परीक्षण इंजीनियर की भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला भी हैं। और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में ये जो है सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और जो हवाई प्रणाली हैं उनके मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। यानी कि अगर हमारा कोई भी फाइटर जेट जो है, चाहे आर्मी का हो चाहे नेवी का हो, ठीक है, तो अगर वो जो है उड़ने जा रहा है और किसी मिशन के लिए उसको भेजा जा रहा है तो उसकी टेस्टिंग कौन करेंगे? अब आश्रिता वी ओलेटी। ये कौन है? भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर। और ये निवासी है कर्नाटका की। और ये जो है 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि इन्होंने हाल ही में प्राप्त की है। और इसी के साथ मतलब ये उपाधि प्राप्त करने के बाद ये भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई। देखिए, मैंने आपको पहली भी अलर्ट किया है, फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट। और मतलब जो भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो अपने आप में यूनिक होती हैं, वो हमेशा के लिए एग्जाम के लिए अमर हो जाती है, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछी जाती हैं। आपने देखा होगा, पूछा था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसी प्रकार ये भी पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन है? इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी। भारतीय वायुसेना के बारे में जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ उसको फिर से रिफ्रेश कर लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो। देखिए, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। स्थापना इसकी हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया अभी हाल ही में जगजीत
पवाड़िया को। देखिए ये जगजीत पवाड़िया एक महिला का नाम है, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपकी जगजीत पवाड़िया है, इन्होंने कीर्तिमान भी बना दिया है। ये इस पद पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाली पहली भारतीय है और इस पद को संभालने वाली क्रम से दूसरी महिला है। ठीक है, यानी कि अब तक किसी भी भारतीय को उस पद पर अपॉइंट नहीं किया गया था। और जगजीत पवाड़िया जो है ये देखिए भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त भी रह चुकी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी अध्यक्ष बनी है कौन, जगजीत पवाड़िया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड जो है इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कार्नेलिस पी डी जोनचेरे। तो इनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा और इस अध्यक्ष पद पर अब कौन काबिज हो जाएंगी, जगजीत पवाड़िया जी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। पांचवा प्रश्न की टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे। तो देखिए जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 है, ठीक है, जो कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में जो आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो है कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी होंगे अशोक कुमार जी। देखिए दरअसल जो आपका ये टोक्यो ओलंपिक 2021 है, ये 2020 में आयोजित होने वाला था। इसका नाम था 2020 टोक्यो समर ओलंपिक, ठीक है, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये गर्मियों में आयोजित होता है इसलिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, एक शीतकालीन में होता है, लेकिन अभी हम भटकेंगे नहीं, अभी हम केवल इसी पे फोकस करेंगे जहाँ पर हम हैं। देखिए 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जो है जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होगा 2020 वाला जो समर ओलंपिक है, जो कि अब टोक्यो ओलंपिक 2021 बन गया है। और इसमें कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे, अशोक कुमार जी। देखिए हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा जारी मतलब इनका नाम जो है जारी किया गया। और जो आपके अशोक कुमार है, देखिए ये लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। और एक खास बात और है, जो आपका UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, तो इसमें अशोक कुमार जी जो है एक शिक्षक भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रेफरी के शिक्षक। छठवां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेहत OPD पोर्टल यानी कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए इस पोर्टल को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। और देखिए टेली मेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, www.sehatopd.in। इस पर एक्सेस करके जो है आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं अगर आप आर्मी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं सेहत OPD पोर्टल जो है ये उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ मतलब ये इसके साथ जो है अंतिम इसका संस्करण है। देखिए मोदी सरकार की जो योजनाएं होती हैं बहुत ही यूनिक होती हैं, इनका नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है। और जो भी मतलब व्यक्ति इसका नाम चूज करता होगा इनकी सारी योजनाओं का, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। देखिए यहाँ पे शब्द चुना क्या गया है, सेहत OPD पोर्टल। तो सेहत जो है ये आपका हेल्थ से संबंधित शब्द भी है। इसका फुल फॉर्म क्या बनाया गया है, सेहत में S का मतलब सर्विसेज हो गया, E से मतलब क्या हो गया, ई हेल्थ, और असिस्टेंस A का मतलब हो गया, एंड T का मतलब हो गया टेली कंसल्टेशन। तो बहुत ही यूनिक और मस्त नाम है ये। सातवां प्रश्न की गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया गया है 25 से 31 मई 2021 तक। देखिए 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह के वार्षिक अनुपालन का आह्वान किया था। और आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो ये शब्द है, कौन सा शब्द, गैर स्वशासी क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया गया है। तो देखिए जो आपका गैर स्वशासी क्षेत्र है, तो इसको एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, जहां पर जिसके लोगों ने अभी तक जो है स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है। देखिए स्वशासन मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे कि इंडिया में क्या है कि जनता के बीच से एक आदमी चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। बाकी कई जगहों पे राजशाही चल रही है, मतलब वहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे राजशाही चल रहा है।
आठवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी कहते हैं यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 28 मई को, ठीक है। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस है, इस दिवस को लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क ने शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल ENI अवार्ड, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया है किसको? CNR राव को। देखिए CNR राव बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, ये भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो सोचिए भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि भारत का जो सबसे बेस्ट सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है उसको क्या देते हैं हम? भारत रत्न। तो भारत रत्न से सम्मानित जो आपके भारतीय वैज्ञानिक CNR राव हैं, ठीक है। इनको जो है धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रणालियों पर इनके काम के लिए इस पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल ENI यानी कि एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए इंटरनेशनल ENI अवार्ड जो है इसको एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। और एक खास बात है, रोम के क्वीरिनर पैलेस में जो है आयोजित एक आधिकारिक समारोह में 14 अक्टूबर 2021 को जो है इनको ये पुरस्कार सम्मान किया मतलब दिया जाएगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की? देखिए स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया है केरल की सरकार ने। स्मार्ट किचन मतलब वही स्मार्ट किचन जिसमें सारी सुविधाएं हो, चिमनी वगैरह लगा हो, धुआं वगैरह न लगे गृहिणियों को। तो देखिए केरल के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही चालू हैं, पिनराई विजयन, ये सोच रहे हैं कि अब महिलाओं को पढ़ा लेते हैं कैसे, उनको किचन बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। तो इस योजना के तहत जो है जो केरल की महिलाएं हैं इनको रसोई घर के नवीनीकरण के लिए केरल की सरकार अब ऋण देगी कम ब्याज दर पर, ठीक है। और स्मार्ट किचन योजना को 10 जुलाई 2021 तक जो है शुरू किया जाएगा। तो अब जो भी गृहिणी हैं वो लोन ले सकती हैं कम ब्याज दर पर और अपने किचन में सारी सुख सुविधाएं लगा सकती हैं। मन करे तो AC भी लगा लें लोन लेके, कोई मतलब नहीं उसका। 11वां प्रश्न की हाल ही में ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वन धन योजना को लागू करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका वन धन योजना है इसको लागू करने के लिए ट्राइफेड ने नीति आयोग के साथ हाल ही में साझेदारी की है। देखिए जो आपका वन धन योजना है इसको 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और इसको ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा ट्राइफेड के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को वन धन योजना को लॉन्च किया गया था। और वन धन स्टार्टअप जो है ये देश में आदिवासी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वन धन केंद्र स्थापित करने में जो है मदद करता है। तो जो ये वन धन केंद्र बनाए जाते हैं वहाँ पे इनको आदिवासी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, भैया तुम्हारे जंगल में जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको लाओ, उनको कूटो पीसो पैक करो, मार्केट में अच्छे दाम में बेचो, अपना जीवन यापन करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और जितने कंजूस लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया इसको लाइक कर दिए ताकि मुझे अच्छा लगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। देखिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पूरी पढ़ाई बेकार है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, जब एग्जाम आता है 10 दिन बचता है सोचते हैं यार अब कैसे पूरा जो है रिवाइज करें, तो आप वहाँ पे गच्चा खा जाते हैं। और इस गच्चा खाने से बचने के लिए क्या करना है, अगर आज का आप करेंट अफेयर देख लेते हैं तो शाम को क्या कीजिए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मतलब आज ही का करेंट अफेयर एक बार फिर से शाम को देख लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अगले दिन, मतलब आज तो आपने देख लिया है, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद मतलब जो भी अपना एक टाइम टेबल बनाइए कम से कम समय में, यानी कि आज आपने पढ़ा है कल रिवाइज कर लेंगे तो उसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए होता क्या था हमारे समय में, मतलब आप लोगों के समय में तो आधुनिक युग आ गया है, मैं बहुत पुराना नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर इन 5 साल के अंतराल में आ गया था। हम लोग क्या करते थे 4 बजे मॉर्निंग में उठते थे और फिर 4 बजे पिताजी बोलते थे कि बेटा चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, तो हम लोग रट्टा मारते थे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे और जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी वो पूछते थे पापा ये क्या चीज़ है, ठीक है।
और ये ऐसे कैसे हो गया। तो पिताजी समझाते थे और बाकी हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, और जब हम लोग चिल्ला के पढ़ते थे तो मोहल्ले के सारे बच्चे जो है वो जग जाते थे। जो नहीं जगते थे तो उनके पिताजी जूता चप्पल लेके जगाते थे मार के, कि बेटा गुप्ता जी के लड़के पढ़ रहे हैं, तुम लोग सो रहे हो। तो मोहल्ले के सारे बच्चे पिटते थे हम लोगों की वजह से, और हम लोग जो है टॉप भी करते थे इसीलिए पूरे मोहल्ले में अपने। तो सरकारी कॉलोनी में मैं रहा हूँ, और उस ईश्वर की कृपा से मुझे वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ अच्छी सोसाइटी में। तो देखिए आप लोग जो है जितना ही मतलब रिवाइज करें, देखिए हम लोग जो स्कूल में हमने कल पढ़ा था पिछले दिन, उसको अगले दिन सवेरे सुबह रिवाइज कर लिया तो सारी चीज़ें हम लोगों को कंठस्थ हो जाती थी, वो कभी नहीं बोलती थी। तो ये हमारे मतलब याद याद करने का, मेमोरी को तेज़ करने का तरीका था। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आप आज मतलब सवेरे पढ़ते हैं सवेरे क्लास में, उसको शाम को रिवाइज कर लीजिए या फिर अगले दिन मॉर्निंग में रिवाइज कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा आपको ये सारी चीज़, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हमारा आज का है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर अपॉइंट किया है, बताइए। तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायुक्तों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस भारतीय को 47वीं FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए जल्दी से। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों में। देखिए का पहला प्रश्न था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं सुबोध जायसवाल। देखिए ये मैं रिवीजन इसीलिए कराता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे आलसी लोग हैं वो नहीं करते हैं, तो इसलिए रिवीजन यहाँ पे हो जाता है। दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किसे 4 साल के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है, तो इनका नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तीसरा था कि हाल ही में किसे दोबारा निर्विरोध BWF का अध्यक्ष चुना गया है, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं पाल एरिक होयर। चौथा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है, तो देखिए ये देश आपका मालदीव है। पांचवा था कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है, तो देखिए इस स्टेडियम का नाम है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये स्थित है आपका पंजाब में, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जो फेसबुक पेज हमारा है उसको लाइक कर मतलब इसको लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।